नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा प्रयास है कि गरीब, बेरोजगार, निर्धन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री सरकारी नौकरी में मिल सके। मैं उनके लिए रास्ता दिखाता हूं, उनको मैं गाइड करता हूं कि उन्हें कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसे देखकर वो फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मेरा प्रयास यही है कि उन निर्धन बच्चों, उन निर्धन युवतियों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, केवल उनको आवेदन शुल्क देना है। उसको भरकर आप निःशुल्क परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैंने इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों पे से आप चाहें तो सब्सक्राइब करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साथियों, चलिए एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी बिहार से निकली हुई है, तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा, जो पटना में स्थित है, के द्वारा यह वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर वेबसाइट का पता दिया हुआ है www.bpssc.bih.nic.in। ये इसके वेबसाइट का पता है। आप जाकर यहाँ पर विस्तार से और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 5/11/2023। इसके लिए विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया है 2/2023 है विज्ञापन संख्या। आगे देख लेते हैं। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। यहाँ पर आपको वैकेंसी दिया हुआ है तथा वेतनमान क्या मिलेगा वह भी बताया गया है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए ताकि आपको इस वैकेंसी के बारे में अच्छी तरह जानकारी हो सके। यहाँ पर देखिए, क्रम संख्या 1 है। पद का नाम है पुलिस अवर निरीक्षक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर। वेतनमान 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 के अनुसार मिलेगा। यहाँ पर ग्रेड पे 42 रहेगा। लेवल 6 में ग्रेड पे 42 होता है। और रिक्तियों की संख्या 1275 है। 1275 यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्तियों की संख्या। आगे लिखा है, इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 2/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 15/10/2023 से शुरू होगी। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। साथियों, आपको मैं एक बात याद दिला दूं, यदि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक गरीब, निर्धन, बेरोजगार बच्चों और बच्चियों में ज़रूर शेयर करिए। अपने दोस्तों और संबंधियों में भी ज़रूर शेयर करिए ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर निश्चित रूप से इतनी अच्छी नौकरी पा सकें। तो साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा, अर्थात एक अभ्यर्थी को एक ही फॉर्म भरना है। एड्रेस चेंज करके 2-3 फॉर्म नहीं भरना है, ध्यान रखिए। यहाँ पर 3 नंबर में क्या लिखा है देख लीजिए। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा एक विहित या वर्णित प्रावधान 1 में दिया है। बिहार पुलिस मुख्यालय कार्मिक कल्याण, ये विभाग का नाम है, द्वारा प्राप्त अधिसूचना यहाँ से वैकेंसी आई है। और दूसरी वैकेंसी कहाँ से आई है,
बिहार पदों, यहाँ पर दूसरी वैकेंसी बिहार पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण, आरक्षण के बारे में यहाँ पर दिया है अधिनियम। और बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा की अधिसूचना के आधार पर यह वैकेंसी जारी की गई है। देख लीजिए ये सब विज्ञापन, ये इसमें जो जो सर्कुलर लागू हुए हैं वह दिया हुआ है यहाँ पर, जो अभी जानने की उतनी आवश्यकता नहीं है। अब चाहें तो जान सकते हैं, टाइम हो तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा जो मेन चीज़ है उसको देख लीजिए। आवेदन के लिए पात्रता यह जरूरी है, भारत का नागरिक होना चाहिए, पुरुष और महिला और थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। तीनों आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन? पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर, तीनों आवेदन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? 1 अगस्त 2023 को तक, यहाँ पर देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा ग्रेजुएशन किया होना चाहिए या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जैसे आपने संस्कृत से ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई डिग्री किया है तो वो भी मान्य होगा, उर्दू फारसी से किया है वह भी मान्य होगा। इस प्रकार आपको ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट या ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2023 से की जाएगी। इसी तारीख की उम्र की गणना होगी। आगे देख लेते हैं। अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/8/2023 को मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नत होगी, अर्थात मैट्रिक या उसके समकक्ष जो प्रमाण पत्र है उसी को माना जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष। महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष। दूसरा में लिखा है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष। देख लीजिए ध्यान से एक बार और। आगे देख लेते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों, महिलाओं तथा थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उच्चतम आयु में जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 30 वर्षों की अवधि पूरी कर ली, अर्थात आप बिहार सरकार में नौकरी कर रहे हैं, आपने 3 साल सर्विस कंटिन्यूस कर लिया है तो आपको अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यहाँ पर यह बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो एक सर्विसमैन है, प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है या उसके समकक्ष इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट है उसमें जो आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया है, लिखा गया है, उसी को माना जाएगा यहाँ पर जन्म तिथि। अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड यह देख लीजिए। ऊंचाई, सीना और ओजन के लिए कोई अंक नहीं दे होगा, परंतु विहित अर्हताएँ नहीं पूरा करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किया जाएंगे। इसके लिए कोई मार्क्स नहीं है। ऊंचाई के लिए, सीना के लिए, ओजन के लिए, सीना के लिए, ओजन के लिए कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन जो न्यूनतम यहाँ पर है क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना चाहिए। जैसे ऊंचाई अनारक्षित या सामान्य या पिछड़ा वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, यह लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। सीना, चेस्ट की मेजरमेंट केवल पुरुषों के लिए होगा, महिलाओं का नहीं होगा। ध्यान रखिए यहाँ पर। अनारक्षित अर्थात सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम, और फुलाकर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन माना जाता है हमेशा। देख लेते हैं कितना, हाँ 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर भी मांगा गया है। फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। आगे देख लेते हैं।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, फुलाकर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, अर्थात 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए 4 से 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, 4 सेंटीमीटर नहीं 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। महिलाओं के सीना का माप नहीं माप जाएगी। वजन में सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 48 वर्ष होना आवश्यक है। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता मापदंड पिछड़े वर्ग के महिलाओं के समान होगी। जो पिछड़े वर्ग के महिला हैं उसी के समान इनका होगा थर्ड जेंडर का। नियुक्ति की प्रक्रिया देख लेते हैं। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा पीटी और मेंस होगा। ध्यान दीजिए 2 चरण में होगा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। पीटी और मेंस दोनों जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देख लेते हैं। प्रथम चरण में देखिए प्रारंभिक परीक्षा होगा। इसमें परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 200 अंक का होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में समान ज्ञान समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में असफल घोषित कर दिए जाएंगे। आपको 30% से कम नहीं मार्क्स आना चाहिए, अधिक से अधिक जितना आवे फ़ायदा ही है, अन्यथा आप मेंस नहीं दे पाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार के अनुसार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। आगे देख लेते हैं। द्वितीय चरण में क्या रहेगा? मुख्य परीक्षा होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का होगा, सामान्य हिंदी का होगा। इसमें सामान्य हिंदी व्याकरण पूछा जाएगा, जैसे संधि, समास, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, विभक्ति, कारक चिन्ह, ये सब आप एक शब्द के लिए अनेक शब्द, समानार्थी शब्द, द्विपदार्थक शब्द, ये सब पूछे जाएंगे सामान्य हिंदी में। तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अलंकार भी पूछा जाएगा, छंद भी पूछा जा सकता है, तो ये सब तैयारी कर लीजिएगा। 2 घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम 30% अंक लाना यहाँ पर भी जरूरी होगा, देख लीजिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा नहीं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। ये क्वालिफाइंग फॉर्स का है, आपको 30 मार्क्स से अधिक आ जाएगा तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे इसमें। तो ये केवल व्याकरण पढ़ लीजिए। वसुनंदन प्रसाद का एक व्याकरण आता है, उसे पढ़ लीजिए, हिंदी व्याकरण, या लुसेंट का भी हिंदी व्याकरण अच्छा है, उसे भी पढ़ सकते हैं। आगे देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या रहेगा? सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा प्रश्न। द्वितीय पत्र में का पूर्णांक भी 200 अंक होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की यहाँ पर भी होने वाली है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। दोनों परीक्षा में पीटी और मेंस में नेगेटिव मार्किंग रहेगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगा, जिसकी 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। आगे लिखा है मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया। कोटिवार मेघानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। जो मेंस का रिजल्ट होगा उसमें 6 गुना रिजल्ट निकाला जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है, उसमें क्वालिफाई करना है, आपको पास करना है।
शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या में अनुलभता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। अगर कम संख्या में कैंडिडेट उपलब्ध हैं तो ये परसेंटेज कम किया जा सकता है, माने एक संख्या कम कर दिया जाएगा, उसमें आपकी चयन की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। फ़ायदा यह होगा। तृतीय चरण में शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगा। निम्नांकित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना आवश्यक होगा। दौड़ में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मीटर दौड़ना होगा, अर्थात 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 6 मिनट 30 सेकेंड में। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाए। इससे ज़्यादा समय नहीं लेना है, 6 मिनट 30 सेकेंड से कम में जितना दौड़ लीजिए, या 5 मिनट में दौड़ लीजिए, 4 मिनट में दौड़ लीजिए, और अच्छी बात है। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर इनको दौड़ना होगा, समय रहेगा 6 मिनट। इससे अधिक समय लीजिएगा तो असफल घोषित हो जाएगा, इसलिए 6 मिनट से कम में दौड़ने का प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए। आगे देखिए ऊंची कूद के बारे में जान लेते हैं। ऊंची कूद सभी पुरुषों कोटि के पुरुषों के लिए, चाहे ओपन हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, आपको 4 फीट जो है कूदना है कम से कम। 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। 4 फीट से अधिक ही आपको जंप मारना है। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 3 फीट इनको जंप मारना है कम से कम। 3 से ज़्यादा जितने फीट आप जंप मार सकते हैं अच्छी बात है। 3 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए, अपने से भी पढ़ सकते हैं आप, ध्यान से देख लीजिए। अभी लंबी कूद को देख लेते हैं। लंबी कूद में सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट आपको जंप लगा, मतलब लॉन्ग जंप करना है। 12 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 9 फीट इनको, महिलाओं को 9 फीट जंप लगाना है, लॉन्ग जंप। 9 फीट से कम वाले को, महिलाओं को जो असफल घोषित किया जाएगा, यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए। उसके बाद है गोला फेंक। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम फेंकना होगा और 16 फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड का रहेगा, 16 फीट लंबा फेंकना होगा। 16 फीट से कम आप फेंकते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला रहेगा और 10 फीट फेंकना होगा इनको। सॉरी, देख लीजिए, देख लीजिए। 10 फीट से कम जो फेंकेगी महिलाएं उसे असफल घोषित किया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। और भी देख सकते हैं आप, नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड और महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित, इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको असफल घोषित कर लिया जाएगा। ये पढ़ लीजिए। किन्नर, कोथी, हिजरत, ट्रांसजेंडर को उनका भी शारीरिक दक्षता जो हुआ अभी जो हो रहा है, ये मापदंड पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के समान होगा, इन यहाँ पर दिखा हुआ है। तो अगर आप थर्ड जेंडर है कोई, तो आपका ये शारीरिक मापदंड पिछड़ा वर्ग के महिला के समान ही रहेगा, आप देख सकते हैं। अधिकतम उम्र में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के उम्मीदवारों को छूट रहेगी, सरकार के नियमानुसार छूट मिलती है। मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर चरण 2 में जो मार्क्स आएंगे, आपको अधिकतम मार्क्स आएंगे, उसी के अनुसार आपको मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को अंक समान हो जाता है, उस दशा में उनके आस्थान का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर, जिसका ज़्यादा जन्म तिथि मतलब ज़्यादा एज का रहेगा जो, उसको वरीयता दी जाएगी। समान मार्क्स, टैली मार्क्स होने के स्थिति में आप देख सकते हैं। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता समान होने की स्थिति में क्या रहेगा देख लीजिए, सब दिया है। एक चीज़, मेन चीज़ ये है वो देख लीजिए। मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 32% लाना होगा। अत्यंत पिछड़ा के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5% और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% कम से कम अंक लाना पड़ेगा। अधिक से अधिक जितना आप लाइए वह और अच्छा है, क्योंकि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिहार पुलिस और सेवा आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को नियुक्ति भेज जाएगी। यहाँ इनका काम है चयन करना, सिलेक्शन करना, उसके बाद ये भेज देते हैं रिकमेंडेशन। रिक्ति बिहार पुलिस मुख्यालय
के द्वारा यहाँ पर रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है, देख लेते हैं। यहाँ देखिए पदनाम क्रम दिया है, इधर पदनाम दिया है, इधर आरक्षण कोटि दिया है, पदनाम इधर दिया है, देख लीजिए ये आरक्षण कोटि है, इधर आरक्षण कोटि है, नीचे में ये कुल पदों की संख्या है, यहाँ महिलाओं का है, स्वतंत्रता सेनानी का है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर अनुसूचित जाति का कुल पद है, उसके लिए अनुसूचित जाति के लिए 275, महिलाओं के लिए 66 है और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 4 है। अनुसूचित जाति में कुल पद 16 है, इसमें 4 महिलाओं के लिए है और स्वतंत्रता सेनानी के लिए कोई पद नहीं है। अत्यंत पिछड़ा के लिए 238 पद है, इसमें 75 महिलाओं के लिए आरक्षित है और 4 पद स्वतंत्रता सेनानी के लिए, इसमें 1 महिला के लिए भी है, देख सकते हैं। तो ब्रेकअप आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। ट्रांसजेंडर का भी 5 सीट है। इस प्रकार कुल पदों की संख्या यहाँ पर हो जा रही है 1275, जिसमें ये टोटल पद है 1275। तो देख पा रहे हैं आप टोटल इतनी वैकेंसी निकली हुई है। आरक्षण बिहार सरकार के नियमानुसार आरक्षण आपको मिलने वाला है। महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। महिलाओं के लिए 3% आरक्षण देना है। यहाँ पर आरक्षण को अछूत रखते हुए शेष आरक्षित और गैर आरक्षित वर्गों के लिए 97 पद के विरुद्ध 35% पर प्रत्येक आरक्षण कोटि में अलग अलग महिलाओं के लिए सीट आरक्षित हो गए। यहाँ पर दिया है महिलाओं के आरक्षण के बारे में दिया है। आरक्षण के बारे में और यहाँ से आप डिटेल्स में देख सकते हैं। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी को भी आरक्षण का प्रावधान है, उनको भी आरक्षण दिया जाता है। आगे देख लीजिए बिहार राज्य के कित्थर कोथी छिंजा ट्रांसजेंडर थर्डजेंडर को भी आरक्षण का प्रावधान है, उनको भी नियमानुसार आरक्षण यहाँ पर मिलने वाला है। सीट रिजर्व है उनके लिए। अब देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। कट ऑफ तिथि आपको डेट ऑफ बर्थ की गणना 1 अगस्त 2023 को की जाएगी। नियुक्ति का प्राधिकार यहाँ पर लिखा है बिहार पुलिस मुख्यालय कार्मिक एवं कल्याण विभाग का पत्रांक संख्या ये देख लीजिए द्वारा अधिसूचना के अनुसार पुलिस और निरीक्षक पद हेतु नियुक्ति का प्राधिकार पुलिस उप महानिरीक्षक को होगा। कौन है इसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी? पुलिस उप महानिरीक्षक। उसके बाद मेडिकल की जांच के बारे में यहाँ लिखा है चिकित्सीय जांच चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन यहाँ पर होगा, आपको देख सकते हैं। अभी देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। उपरोक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पद्धति अपनाई गई है। 5/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में आयोग की वेबसाइट ये देख लीजिए www.bpssc.bih.nic पर विस्तार से बताया गया, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य परीक्षा शुल्क के रूप में लिखा है पर ऑनलाइन आवेदन पत्र का क्रय करना होगा। आवेदन पत्र में यहाँ क्रय करना होगा। आवेदन पत्र का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन आपको भुगतान करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के मूल्य का भुगतान करना अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र का रजिस्ट्रेशन करने आवेदन पत्र समर्पित करने के बाद आवेदन पत्र के शुल्क से संबंधित बैंक से चार्ज बैंक की मांग कर वापस ले लिया जाएगा। उन्हें आवेदन पत्र अब पूरा दीजिए जो मांग रहा है आवेदन शुल्क। यहाँ पर बिहार राज्य के मूल निवासी देखिए आवेदन शुल्क कितना है। मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं आरक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों राज्य के बाहर के भी भर सकते हैं। दूसरे राज्य के हैं तो भी आप भर सकते हैं। राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष थर्ड जेंडर के हों, ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 700 रुपया है। यहाँ पर 700 रुपया। बिहार राज्य के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, पुरुष और महिला राज्य के मूल निवासी सभी कोटि के महिलाओं के लिए या और थर्ड जेंडर के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य है 400 रुपये। एक बार ध्यान से देख लीजिए, अपने से भी पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए फी कितना लगेगा देख लीजिए फिर से। उपरोक्त राशि के अतिरिक्त बिहार पुलिस बिहार और सेवा आयोग अभ्यर्थी से कोई राशि नहीं लेगा, किंतु नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड बैंकिंग
डेबिट कार्ड प्रयोग करने में बैंक चार्जेज का वहन अभ्यर्थी, अगर कोई चार्ज लगता है तो आपको देना पड़ेगा, जैसे नेट बैंकिंग का, चाहे डेबिट कार्ड का, चाहे ट्रांजैक्शन चार्ज कोई लगता है तो यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके आपको नेट बैंक से या डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से आपको ही यहाँ शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, किसी दूसरे माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा शुल्क। ऑनलाइन फॉर्म आवेदन भरने के आवश्यक निर्देश। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व सभी दिशा निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर लें तथा आवेदन पत्र भरने के क्रम में सभी सही कुछ भी फॉर्म भरना इसके साइट पर दिया गया, सही पढ़ लीजिए, सही सब चीज़ भरिए। कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाएगा और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर एडवर्टीजमेंट नवंबर 2/2023 से संबंधित लिंक पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिए गए आवेदन पत्र संबंधित लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। यहाँ पर देखिए, आपको पंजीकरण एवं भुगतान से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नंबर, आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। बाद में ईमेल आईडी भी रखना चाहिए जो आपके नाम से पंजीकृत हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी जरूरी है, वह डालना होगा। यदि आपकी अपनी ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी अवश्य बना लें, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में और चयन की प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके ईमेल पर भेजा जाएगा और आपके मोबाइल पर साझा किया जाएगा। मोबाइल पर भी भेजा जाएगा और ईमेल पर भेजा जाएगा। भर्ती के अंतिम चरण के पूर्व होने पर आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को संवाद करेगा जो पंजीकरण के दौरान किया गया था। गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र एवं बैंक शुल्क के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए, आवेदकों को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल आवेदन के लिए कई भुगतानों से बचना। एक आप फॉर्म भरें तो एक ही बार आपको पेमेंट करना चाहिए, एक से ज़्यादा बार पेमेंट मत करिए। किसी भी मामले में सफल भुगतान के बाद आवेदन शुल्क नहीं लौटाई जाएगी। अगर बिजली और इंटरनेट की विफलता और बैंक लिंक की धीमी गति के कारण राशि कटौती हो जाती है तो पंजीकरण नहीं हो पाता है तो शुल्क 7 दिन के अंतर्गत आपको लौटा दी जाएगी। लेकिन आपका अगर सफल पेमेंट हो गया तो नहीं लौटाया जाएगा। एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जा सकेगा। आवेदन पत्र भरते समय मोबाइल फ़ोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन ID आएगा, पासवर्ड भेजा जाएगा। यदि रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भी भेजा जाएगा, आपके मोबाइल और ईमेल पर दोनों भेजा जाएगा। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा मात्र एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरने जाने की स्थिति में सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आप एक ही फॉर्म भरिए, एक से ज़्यादा मत भरिएगा। अभ्यर्थी 10वीं या समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर अपनी नाम और जन्मतिथि वगैरह सही भरेंगे। प्रमाण पत्रों से मिलान करने के पश्चात इसमें कोई विभिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आप सही भरिएगा जो आपको मैट्रिक और उसके समकक्ष सर्टिफिकेट में है। आगे देख लेते हैं। आवेदन पत्र में यदि कोई गलत आरक्षण का प्रविष्टि करते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है। आरक्षित वर्ग के आवेदक को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि, श्रेणी, जाति, वर्ग के अनुसार के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की वेबसाइट एक है, उस पर भी जाकर देख सकते हैं। पर समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन अनुदेशों का अध्ययन जरूर कर लें। इसमें कोई भी करेक्शन होता है तो इस पर stateBihar.gov पर दिया रहता है। जाति से आरक्षण से संबंधित कोई चेंज होता है तो उसको भी देखते रहिए आप। ऑनलाइन आवेदन पत्र कैसे भरेंगे? ये 2 भागों में भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के पत्र के प्रथम भाग में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा। इस क्रम में अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार राज्य का आदिवासी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल वगैरह, आरक्षण कोटि, लिंग एवं जन्म संबंधी जानकारी ली जाएगी।
सफल पंजीकरण के पश्चात मोबाइल नंबर और ईमेल आदि पर ईमेल पर आपका पंजीकरण नंबर पासवर्ड सहित भेज दिया जाएगा। देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। भेजा जाएगा। भुगतान के पूर्व अभ्यर्थी अपने विवरण एडिट करने की सुविधा है। अगर आपने सबमिट नहीं किया है रजिस्ट्रेशन के पूर्व, आप इसको एडिट करते हैं, पैसा भुगतान नहीं किया है तो अब तक आप एडिट कर सकते हैं। पंजीकरण का रद्दीकरण, यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति में आवेदक रद्दीकरण प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को आप रद्द कर पाएंगे। तो ये देखिए दिया हुआ है। सफलतापूर्वक पंजीकरण के पश्चात उपलब्ध कराए गए पंजीकरण नंबर एवं पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र के द्वितीय भाग में वांछित सूचनाएं जैसे पिता पति का नाम, माता का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता आदि सही भरना होगा। इसके पश्चात आवेदक को फोटोग्राफ, रंगीन फ़ोटो चाहिए, 2 महीना के अंतर्गत का होना चाहिए। एक बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। जो फोटो आप खिंचवाएंगे उसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, ध्यान देकर बनवाइएगा। और साइज़ कितना होना चाहिए? 15 से 25 KB के बीच होना चाहिए और JPG और GIF फॉर्मेट में होना चाहिए। एवं हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिंदी में काली और नीली स्याही से अलग अलग होना चाहिए। ये भी 15 से 25 KB के बीच का होना चाहिए। JPG और GIF फॉर्मेट में होना चाहिए। PDF नहीं बनाना है, इसको ध्यान रखिए, PDF नहीं बनाना है। सफ़ेद बैकग्राउंड पर हो, सफ़ेद पेपर पर आपको पेज पर सिग्नेचर करना है और उसको स्कैन करके अपलोड करना है, ध्यान दीजिएगा। स्मॉल में सिग्नेचर करिएगा, कैपिटल में सिग्नेचर नहीं किया जाता है। फोटो एवं हस्ताक्षर संबंध में दिए गए निर्देश न पालन करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन पत्र रद्द और निरस्त कर दिया जाएगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड होने के पश्चात पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करने के पहले आवेदक एडिट डिटेल्स के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार कन्फर्म और समर्पित सबमिट हो जाने के पश्चात आवेदन के विवरण में एडिट नहीं कर पाएंगे आप। एक बार सबमिट कर दिया आपने, कन्फर्म करके सबमिट कर दिया तो अब फिर एडिट कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा इसमें। आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर एक पुष्टिकरण संदेश SMS प्राप्त होगा, तभी आवेदन पत्र भरने की पूर्ण प्रक्रिया मानी जाएगी। अंतिम रूप से समर्पित किया गया आवेदन पत्र के विवरण को सही मानते हुए आयोग द्वारा किसी प्रकार का बदलाव की अनुमति नहीं देगा। अभ्यर्थी अपने भरे हुए आवेदन पत्र की पावती A4 साइज पर प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके रखना भी चाहिए, प्रिंट कर लीजिए, रख लीजिए, ताकि भविष्य में किसी तरह का पत्राचार और मांगे जाने पर उपस्थित करेंगे। एक प्रिंट करके आपको रखना होगा, ये फॉर्म भरने का एक्नॉलेजमेंट। आगे देख लीजिए, त्रुटिपूर्ण गलतपूर्ण आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा, ये दिया हुआ है। महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। महत्वपूर्ण निर्देश, भरे गया ऑनलाइन आवेदन पत्र को बिहार पुलिस और सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। जो आप फॉर्म भरें उसको भेजने की, प्रिंट कर भेजने की जरूरत नहीं है, परंतु भविष्य में पत्राचार जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की पावती फोटो सहित प्रति अपने पास एक प्रिंट निकाल कर आप फॉर्म जो भरें उसको रख लीजिए, ताकि भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो आप उससे देखकर पत्राचार कर सकते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए तो उसे देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि रहेगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5/11/2023 निर्धारित है। इसमें से कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। डाक या अन्य मामलों में भेजेगा आवेदन पत्र पर अनुरोध नहीं। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दीजिएगा। 5/11/2023 तक फॉर्म भरना है, 1 महीना का समय मिल रहा है भरने का। उम्मीदवार रद्दीकरण, ये देखिए क्यों रद्द कर दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, देख लीजिए धीरे धीरे आपका फॉर्म क्यों रद्द हो जाएगा। यदि ऐसा काम मत करिएगा कि आपका फॉर्म रद्द हो जाए। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि वैध आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए 20 नंबर में लिखित परीक्षा से संबंधित प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इस संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से आयोग की वेबसाइट पर यथा समय दी जाएगी। कोई आवश्यक सूचनाएं आपको SMS ईमेल के माध्यम से दी जा सकती है। अतः अपना पंजीकरण मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी सक्रिय रखें, बंद मत करिए उसे, उस पर मैसेज आएगा। यहाँ पर लिखा है कि ऐसी विवाहित महिलाएं जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता के माध्यम से चिकित्सा परीक्षा में गर्भवती पाई जाएगी तो उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ और शारीरिक दक्षता जांच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
विवाहित महिला अभ्यर्थी को गर्भवती नहीं होने के संबंध में एक घोषणा प्रमाण पत्र भी देना होगा। ये विवाहित महिलाओं के संबंध में दिया है। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 6 माह लग सकता है। अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और अभिलेख समीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। किसी भी प्रकार में समय विस्तार और अनुरोध किसी भी परिस्थिति यथा पारिवारिक, निजी, चिकित्सा, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि में मान्य नहीं होगा। ये दिया लिखा है, आप पढ़ लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए। यहाँ पर निकला हुआ हस्ताक्षर बिहार पुलिस और सेवा आयोग, ये देखें दिया। तो ये रहा इस नियुक्ति के बारे में जानकारी। साथ ही यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों, अपने संबंधियों से जरूर सब्सक्राइब कराइए। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों संबंधियों में शेयर करिए ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर नौकरी पा सकें। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भी सहायता करिए ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। मेरा 4000 घंटा बहुत मुश्किल से पूरा हुआ है। आप अधिक से अधिक मेरे वीडियो को देखिए, शुरू से अंत तक देखिए ताकि मेरे वॉच आवर्स भी पूरा हो जाएं, ताकि इससे कुछ अर्निंग हो तो आप सबको ये पैसा में से कुछ हिस्सा देकर किताब या आर्थिक रूप से सहायता की जा सके। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए ताकि इससे कुछ अर्निंग हो, जिसका कुछ अंश आपको सहायता किया जाएगा, आपको किताब दिया जाएगा, आपको फॉर्म भरने में सहायता की जाएगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे। यदि आप गार्जियन देख रहे हैं तो इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करिए। एक सच्चे भारतीय होने का परिचय दीजिए। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करके पुण्य का काम कमाइए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तो साथियों, आपने इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, मेरे वीडियो को शेयर किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और दोस्तों से सब्सक्राइब कराया, संबंधियों से सब्सक्राइब कराया। इस सब के लिए आपने कमेंट किया, लाइक किया, इस सब के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों, यदि आप इस वीडियो को दूसरे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑटोप्ले, डेली मोशन आदि पर देख रहे हैं तो वहां पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करिए। मुझे फॉलो करके मुझे वहां पर भी आगे बढ़ाइए। साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।